तो नेक्स्ट है प्रैक्सिस का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस। अरस्तु, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी की तरह हन्ना अरेंट भी प्रैक्सिस को मानती हैं। इसके तहत सिद्धांत को व्यवहार में ढाला जाता है। तुमने देखा है कि प्रैक्सिस में सिद्धांत को व्यवहार में डाला जाता है। इसलिए हन्ना अरेंट सार्वजनिक कार्यवाही या व्यवहार को आवश्यक बताती हैं। हन्ना अरेंट ने प्राचीन यूनानी चिंतक प्लेटो की आलोचना में लिखा है कि वह ऐसा विचारक था जिसने व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत को ज्यादा महत्व दिया। तो प्लेटो को जो हमने देखा था, तो वो सिद्धांत को या थ्योरी को या आइडिया को ज्यादा महत्व देता है। वो एक्शन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता है। जबकि हमने देखा था कि जो अरस्तु था, कार्ल मार्क्स है, ग्रामशी हैं, ये एक्शन को, प्रैक्सिस को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अरस्तु, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी ऐसे जो थिंकर, इनका मानना है कि आप 100 शब्द कहें उससे अच्छा है कि आप एक एक्शन कर दें। तो एक एक्शन 100 शब्दों के बराबर होगा। लेकिन प्लेटो जैसे थिंकर वो मानते हैं कि 100 शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है जबकि एक एक्शन। हन्ना अरेंट के अनुसार मार्क्स ने पहली बार निर्णायक रूप से इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को चिंतन छोड़कर कर्म करना चाहिए। उसने दर्शन की बजाय कर्म व चिंतन की बजाय श्रम पर बल दिया है। तर्क की बजाय श्रम मनुष्य होने का परिचायक है। तो दर्शन की बजाय कर्म। अब हमारे जो आजकल, आप कितने बाबाओं को या पंडितों को जानते हैं, कितने मौलवियों को जानते हैं? पहले आप जो प्राचीन काल में थे भूतों को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या जो सूफी संत थे उनको भी आप बहुत सारे जानते हैं। तो क्यों उनको जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी, अपने जो सिद्धांत थे, दर्शन थे, उनको व्यवहार में डाला। वो सत्य का पाठ नहीं पढ़ाते थे, सत्य का पाठ तो पढ़ाते ही थे, साथ साथ सत्य का पालन भी करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये एक्शन ओरिएंटेड थे। इनके एक्शन बोलते थे, ये बाद में बोलते थे, इनके एक्शन पहले बोल जाते थे। तो उन्होंने दर्शन की बजाय कर्म पर बल दिया। आज कितने बाबा हैं जिनको आप जानते हैं, या वो केवल वाग्वीर हैं, वो केवल बातें करना जानते हैं, इसलिए आप उनसे प्रभावित हैं। जितने बाबा हैं, केवल आप वो बात करना जानते हैं। कितने मठाधीश है, कितने सब कुछ है, लेकिन नहीं जानते आप उनके बारे में। थोड़े बहुतों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी क्यों जानते हैं? क्योंकि वो वाग्वीर हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप उनके बारे में जान ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन कर्म करने वाले कितने बाबा हैं आज की डेट में, बताइए? कोई नहीं। तो दर्शन की बजाय कर्म पर बल दिया जाना चाहिए, चिंतन की बजाय श्रम पर बल दिया जाना चाहिए। तो आप कोई चीज को सोचिए नहीं, उसको कर डालिए, और तर्क की बजाय आप श्रम करिए, और यही मनुष्य होने का परिचायक। क्रांति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हन्ना अरेंट ने अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन, जो कि 1963 में आती है, अमेरिकन क्रांति जो कि 1776 में हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, का तुलनात्मक अध्ययन किया है। हन्ना अरेंट ने एडमंड बर्ग की तरह ब्रिटेन 1688 गौरवपूर्ण क्रांति व अमेरिका की क्रांति की प्रशंसा की है तथा फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की। अमेरिकन क्रांति श्रेष्ठ थी क्योंकि इसने व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ावा दिया, कार्यवाही एक्शन यानी सार्वजनिक गतिविधि को बढ़ावा दिया। तो अमेरिकन क्रांति क्यों श्रेष्ठ थी? क्योंकि इसने एक्शन को बढ़ावा दिया, इसने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को मुखर किया। हॉलैंड के अनुसार किसी भी देश में क्रांतिकारी परंपरा की सार्थकता इस बात में है कि लोग अपने साथियों के साथ स्वतंत्र कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए सार्वजनिक सुख, पब्लिक हैप्पीनेस को कितना बढ़ाते हैं। जबकि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपना सारा ध्यान भौतिक समानता व निर्धनता निवारण पर लगा दिया। इस प्रकार उनकी गतिविधि श्रम, लेबर के स्तर की थी। उनका जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का पूरा जो फोकस था, वो क्या था? वो था कि कैसे करके हमें भौतिक समानता लानी, मटेरियल इक्वलिटी लानी है, इन द सेंस कि हमें पैसे का जो बंटवारा है इसी तरीके से करना है, और निर्धनता को किसी भी तरीके से कम करना है। तो इसको वो लेबर की संज्ञा देती हैं हन्ना अरेंट। यही कारण है कि दया भावना से आंदोलित हो फ्रांसीसी क्रांतिकारी आतंक की राह पर चल पड़े और जैकोबियन निरंकुशता ले आए। फलस्वरूप नागरिकों को सार्वजनिक गतिविधियों यानी राजनीति में स्वतंत्र रूप से हिस्सा लेने का अवसर ही नहीं मिला। अब जैकोबियन क्लब बना, फिर उसके रॉबेस्पियर नेता बने, तो उन्होंने कहा कि हम सबको आर्थिक समानता दिलाएंगे, हम सबका कॉमन गुड करेंगे, सबका शुभ देखेंगे। उसके लिए अगर हमको 1,00,000-2,00,000 लोगों को मारना भी पड़े जो कि अपना हित नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई हानि नहीं। इससे क्या हुआ? लोगों की स्वतंत्रता अल्टीमेटली कर्व हो गई। लोग पब्लिक स्फीयर पर भाग लेना कम कर दिए, और केवल पब्लिक स्फीयर पर कुछ ही लोगों का कब्जा हो गया। अमेरिकन क्रांति थी, स्वच्छ क्रांति थी, क्योंकि इसमें भौतिक व आर्थिक कार्यवाही की बजाय राजनीतिक कार्यवाही पर बल दिया गया, क्योंकि राजनीतिक कार्यवाही ही स्वतंत्रता व सार्वजनिक सुख बढ़ाती है। नारायण का प्रसिद्ध कथन है कि क्रांति तभी सफल होती है जब वह राजनीतिक रहती है, तथा समाज आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र तक विस्तारित नहीं होती।
तो क्रांति कब सफल होगी? जब वो केवल और केवल पॉलिटिकल स्फीयर तक केंद्रित रहेगी, पॉलिटिकल स्फीयर तक केंद्रित रहेगी। तो अमेरिकन क्रांति या जो इंग्लैंड का गौरवमयी क्रांति हुई थी 1888 में, वो क्यों सफल हुई? क्योंकि वो केवल और केवल पॉलिटिकल स्फीयर में चेंज की बात कर रहे थे। उनका आर्थिक, इकोनॉमिक स्फीयर, कल्चरल और सामाजिक क्षेत्र पर उनका कोई ऐसा चेंज करने का नहीं था। लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति थी, ये पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात कर रही थी, इसलिए ये फेल हो गई। इसी तरह रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, वो भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसने भी आर्थिक क्षेत्र पर, सांस्कृतिक क्षेत्र पर घुसपैठ करने की कोशिश की और असफल हो गई। जो चीनी क्रांति थी, वो भी असफल है ना, क्योंकि चीन की जो जनता है, उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने के कोई साधन नहीं है, तो वो भी क्रांति फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इसने आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा फोकस किया, कल्चरल क्षेत्र को, सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित करने की बात करी, तो इससे ये फेल हो गई क्रांति। अरेंट एक अति अमूलवादी क्रांति के दूसरे दिन रूढ़िवादी बन जाता है। तो एक अति अमूलवादी यानी एक जो बहुत ज़्यादा रेडिकल व्यक्ति होता है, जो क्रांति करना चाहता है, वो जब क्रांति हो जाती है, उसके दूसरे दिन रूढ़िवादी बन जाता है, ऑर्थोडॉक्स बन जाता है, यानी कि वो क्रांति का विरोध करने लगता है। एक व्यक्ति जो कल तक क्रांति चिल्ला रहा था कि नहीं, क्रांति लाओ, क्रांति लाओ, क्रांति लाओ, जब क्रांति आ गई और वो सत्ता में आ गया, अब वो चाहेगा कि क्रांति हो दोबारा। अगर दोबारा क्रांति होगी तो उसको ना हटा दिया जाएगा, तो वो अब रूढ़िवादी बन जाता है। तो 1947 में क्रांति होती है, लेनिन शासक बनता है रूस का, लेनिन के बाद स्टालिन शासक बनता है। ये क्रांति के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्रांति क्या, लोगों को बोलना तक मुनासिब नहीं समझा, लोगों को बोलना तक दूभर कर दिया। यही इस कथन का मतलब है कि एक अति अमूलवादी क्रांति के दूसरे दिन रूढ़िवादी बन जाता है। हन्ना अरेंट की एडमंड बर्ग की तरह क्रांति के मामले में रूढ़िवादी व परंपरावादी है। बर्ग ने अमूर्त अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति की जो आलोचना की है, हन्ना अरेंट ने उसे सही माना। शांति व हिंसा संबंधी विचार, ये ऑन वायलेंस पुस्तक में आते हैं। तो शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर। हन्ना अरेंट हिंसा शक्ति व सत्ता में भेद करती है। हिंसा शक्ति व सत्ता में भेद करती है। कैसे? हिंसा व सत्ता। तो जब शासक वर्ग जनसाधारण की इच्छा के विरुद्ध अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु उस पर बल प्रयोग करता है, तो यह हिंसा है। तो अगर आप फोर्स का यूज कर रहे हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, इस केस में शासक वर्ग आता है, तो ये क्या है? ये है हिंसा। सॉरी, ये क्या है? हाँ, ये हिंसा है। अगर आप फोर्स का उपयोग कर रहे हैं तो क्या है? ये हिंसा है। इस प्रकार हिंसा का संबंध सार्वजनिक जगत की बजाय राज्य से होता है। तो हिंसा का संबंध पब्लिक स्फीयर से अब कहाँ रह गया? इसका संबंध किससे? और हिंसा का उपयोग कौन करेगा? राज्य करेगा, क्योंकि उसके पास वैलिडिटी है, या उसके पास वैलिड रीजन है, उसके पास लेजिटिमेसी है कि वो फोर्स का उपयोग कर सके। राज्य के तहत व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं बल्कि बाह्य दबाव या भय के कारण व्यवहार करता है। तो हिंसा और सत्ता में क्या अंतर है? हिंसा कब होती है? जब शासक वर्ग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए फोर्स का उपयोग करता है, तो ये हिंसा है। यही सत्ता है जिसमें आदेश देने का अधिकार व उसे पालन करवाने का सामर्थ्य होता है। सत्ता क्या है? अथॉरिटी क्या है? एक ऐसी एंटिटी जिसको आदेश देने का हक होता है और आदेश का पालन करवाने का भी अधिकार होता है। इस प्रकार सत्ता हिंसा व बल से जुड़ी होती है। सत्ता हिंसा व बल से जुड़ी होती है। आपको फोर्स का उपयोग करना पड़ता है, आपको वायलेंस करना पड़ता है। सत्ता वायलेंस और फोर्स से रिलेटेड होती है। हन्ना अरेंट के अनुसार हिंसा, सत्ता व राज्य अंतर संबंधित है। हिंसा, राज्य अगर है जिसके पास सत्ता होगी तो वो हिंसा का उपयोग करेगा ही, तथा समानता पर आधारित समाज की बजाय श्रेणी तंत्री समाज को जन्म देता है। तो अब यहाँ पर एक श्रेणी बन गई कि जो सत्ता में है उनका ओहदा अलग होगा, जो सत्ता के बाहर है उनका ओहदा अलग होगा। तो यही। दूसरा, शक्ति। जब जनसाधारण मिलकर पारस्परिक सहयोग व स्वेच्छा से राजनीतिक गतिविधि संचालित करते हैं, तो यह शक्ति है। तो हन्ना अरेंट का बेसिकली मानना था कि व्हेन पीपल कम इन कंसर्ट, व्हेन पीपल कम टुगेदर या पीपल कम इन कंसर्ट, जब
लोग एक साथ आते हैं किसी मुद्दे को लेकर, तब शक्ति पैदा होती है। तो 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जब लोग एक साथ जुड़े, तब शक्ति उत्पन्न हुई, और तब जाके इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि राज्य को लोकपाल अधिनियम पारित करना पड़ा। तो शक्ति कब होती है? जब लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं, लोग आपस में एक साथ आते हैं और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं, तब शक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति समूह में पाई जाती है, यानी इसका चरित्र सामूहिक होता है। शक्ति के तहत जनता विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करती है तथा सामूहिक क्रियाविधियों में हिस्सा लेती है। इस प्रकार शक्ति का संबंध सार्वजनिक जगत यानी पब्लिक रियल्म से है, पब्लिक स्फीयर से है। यहाँ स्वैच्छिक गतिविधियां होती हैं, अतः श्रेणीतंत्री समाज की बजाय समतावादी समाज का निर्माण होता है। वह शक्ति को अन्य राजनीतिक विद्वानों की बजाय अलग तरह से परिभाषित करती हैं। सामान्यतः शक्ति को हिंसा व दूसरों पर प्रभाव और कमान से संबंधित माना जाता है, लेकिन हन्ना अरेंट के लिए शक्ति और हिंसा एक दूसरे के विपरीत हैं। शक्ति के लिए संख्या की आवश्यकता होती है। जब लोग एक साथ आएंगे, जैसे कि अन्ना हजारे मूवमेंट में या कि किसी भी आंदोलन में, किसी फॉर्म मूवमेंट में, जो बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं, आरटीआई का जो एक्ट आया, तो ये क्या हुआ? लोग आए, आपस में जुड़े, तब शक्ति उत्पन्न हुई और सरकार को झुकना पड़ा। मेन बात ये होती है। तो शक्ति के लिए संख्या की आवश्यकता होती है तथा यह तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक यह उन व्यक्तियों के द्वारा प्रदर्शित की जा सके जो आपस में संबंधित होकर एक विशेष कार्य को करने के लिए संगठित होते हैं। तो ये तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक यह उन व्यक्तियों के द्वारा प्रदर्शित की जा सके जो आपस में संबंधित होकर एक विशेष कार्य को करने के लिए संगठित होते हैं। तो शक्ति कब तक रहती है? शक्ति कब तक रही? है ना, अन्ना हजारे का जो मूवमेंट हुआ था 2011 में, तो वहां पर शक्ति कब तक रही? जब तक लोग बिखर नहीं गए। तो जब तक लोग बिखर नहीं गए तब तक शक्ति रही। जब लोग बिखर गए तो शक्ति गायब हो गई। तो हमने देखा था कि जो अन्ना हजारे से निकले जो व्यक्ति थे, फॉर एग्जाम्पल जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। फिर किरण बेदी थी, उनको राज्यपाल बना दिया गया, वो बीजेपी में ज्वाइन हो गई। तो इससे क्या हुआ? लोग इधर उधर चले गए, तो क्या हुआ कि शक्ति गायब हो गई। तो यही है कि शक्ति तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक लोग आपस में संबंधित होकर एक विशेष कार्य को करने के लिए संगठित रहते हैं। केवल साथ साथ रहने से शक्ति उत्पन्न नहीं होती। हिंसा दूसरी तरफ प्रदर्शित करने के लिए संख्या पर निर्भर नहीं करती। हिंसा संख्या पर निर्भर नहीं करती। आप एक बंदूक लाके चले जाइए, एक पुलिस वाले को बंदूक दे दीजिए और पूरी जनता पर गोली चलवा दीजिए, तो ये संख्या पर निर्भर नहीं करती है। जन संहार के साधनों का उपयोग कर हिंसा शक्ति को समाप्त कर सकती है। तो आज तो बम आ गए हैं, गोला बारूद आ गए हैं, तो व्यक्ति की जरूरत है नहीं। एक व्यक्ति से ही या मशीनों से ही काम हो सकता है। तो हिंसा के लिए व्यक्ति की जरूरत नहीं, संघ की जरूरत नहीं, लेकिन शक्ति के लिए लोगों की जरूरत होती है। लेकिन वह कभी भी उसका स्थान नहीं ले सकती। लेकिन हिंसा शक्ति का स्थान नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि लोग जब आएंगे तो आप लोगों की पावर को आप कभी झुठला नहीं सकते हैं, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। वो तो फिर क्रांति ही होगी। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को लोकपाल अधिनियम लाना ही पड़ेगा, सरकार को फार्म बिल वापस लेने ही पड़ेंगे अगर लोग एकत्रित हो गए तो। क्योंकि उनके अंदर शक्ति होती है, वो पब्लिक स्फीयर पे जाके सरकार को चैलेंज कर सकते हैं और अपनी जो बातें हैं उनको मनवा सकते हैं। इसलिए सर्वसत्तावादी राज्य या तानाशाही शासन हिंसा का सहारा लेकर शक्तिशाली नहीं बन सकते। वो हमेशा अति संवेदनशील ही बने रहते हैं। तो स्टालिन या लेनिन कितने ही बड़े नेता क्यों न बन जाए, लेकिन वो असंवेदनशील ही रहेंगे। जो शी जिनपिंग है, असंवेदनशील ही रहेंगे। वो हिंसा से लोगों को दबा तो सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकते, शक्तिशाली नहीं बनेंगे। जहाँ यथार्थ शक्ति अनुपस्थित हो, वहां रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हिंसा उभर कर आती है। जहाँ यथार्थ शक्ति अनुपस्थित हो, वहां रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हिंसा उभर कर आ जाती है। अर्थात अगर नागरिक एकजुट होकर कार्यवाही नहीं करेंगे तथा जागरूक नहीं होंगे तो राज्य उत्पीड़न व हिंसा के शिकार होंगे। केवल शक्ति ही वैध सत्ता का निर्माण कर सकती है और शक्ति ही वैध सत्ता का निर्माण कर सकती है। शक्ति कैसे उत्पन्न होती है? जब लोग आपस में जुड़ते हैं, पीपल कम इन कंसर्ट। जब लोग आपस में जुड़ेंगे, जब लोग कोई कानून बनाएंगे, हमने पढ़ा था
हमने रूसो को पढ़ा था, जिसने कॉमन गुड का कॉन्सेप्ट दिया था कि जब लोग आपस में जुड़ेंगे तब शक्ति आएगी, और केवल शक्ति ही, अगर लोगों ने किसी को शक्ति दी है तो वही वैध सत्ता होगी, वही लेजिटिमेट अथॉरिटी होगी। तो भारत की जो सरकार है वो लेजिटिमेट क्यों है? क्योंकि ये इसकी जो शक्तियां हैं संविधान से आती हैं, और संविधान किसने बनाया है? हम भारत के लोगों ने बनाया है। इसलिए जो शक्ति है वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी को बिल्ड करती है। हिंसा शक्ति को नष्ट कर सकती है, उसका सृजन नहीं कर सकती। तो हिंसा से आप शक्ति, यानी लोगों का जो कंसर्ट है, जो लोग आपस में आए थे, उनको आप तितर बितर कर सकते हैं, लेकिन आप शक्ति से, हिंसा से आप लोगों को इकट्ठा होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मानव समाज तो एक तो जनसाधारण होता है, दूसरा शासक वर्ग होता है। तो ये स्वैच्छिक सामूहिक कार्यवाही इसमें होती है, इसमें शक्ति होती है, जो जनसाधारण होते हैं इनमें शक्ति होती है। ये राजनीतिक संस्थाएं जुड़े रहते हैं, समतावादी समाज चाहते हैं ये, और ये सार्वजनिक जगत से रिलेटेड होते हैं। जो शासक वर्ग है ये बल प्रयोग मूलक कार्यवाही के ये प्रतीक होते हैं, ये हिंसा का प्रयोग करते हैं, इनके अंदर सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है। श्रेणीतंत्री समाज पाया जाता है, और राज्य यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। तो हन्ना अरेंट की मृत्यु के 30 साल बाद 2005 में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ, द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति से नई आशा। इस लेख में उन्होंने राजनीति के रचनात्मक सिद्धांत की व्याख्या की। इस सिद्धांत के अनुसार राजनीति शब्द का प्रयोग दो अलग अलग अर्थों में होता है। प्रथम, हित स्पष्टीकरण व शक्ति संघर्ष के रूप में, तथा परस्पर सहायता व सहयोग के रूप में। तो हित स्पष्टीकरण यानी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन व शक्ति संघर्ष पावर स्ट्रगल के रूप में राजनीति, इसमें समान हित वाले लोग अपने समूहों की मांगों की पूर्ति के लिए शक्ति संघर्ष में शामिल होते हैं। ये अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए झूठ, प्रोपेगेंडा व जोड़ तोड़ का भी सहारा ले लेते हैं। हन्ना अरेंट ने इसे मानवीय मामलों का निम्नतम स्तर कहा है, लोएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन अफेयर्स कहा। इस निम्नतर स्तर पर राजनीति शासक व शासित यानी रूलर और रूल्ड के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करती है। इसमें शासक अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए स्वार्थ, धोखे, झूठ व प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं। यह राजनीति का घिनौना रूप है, और सच्चरित्र व नैतिक व्यक्ति ऐसी राजनीति से दूर ही रहते हैं। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और जो शक्ति संघर्ष है ये राजनीति का घिनौना रूप है, और सच्चरित्र और जो नैतिक व्यक्ति हैं ऐसी राजनीति से दूर ही रहते हैं। परस्पर सहायता व सहयोग के रूप में राजनीति, तो यह राजनीति का उदात्त व उत्कृष्ट रूप है। इसके माध्यम से सामूहिक कार्यवाही, भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड, और सामूहिक जीवन आनंद की प्राप्ति होती है। हन्ना अरेंट ने इसे मानवीय मामलों का उच्चतम स्तर यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन अफेयर कहा। राजनीति का यह पक्ष स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राजनीति का सार तत्व है स्वतंत्रता से लगाव। हन्ना अरेंट के अनुसार राजनीति व स्वतंत्रता में निकट संबंध का उदाहरण प्राचीन यूनानी नगर राज्य थे। इन पोलिस में नागरिक सचमुच में स्वतंत्र जीवन जीते थे, कोई भी किसी को बाध्य नहीं करता था। शासक व शासित की हैसियत में कोई फर्क नहीं होता था। ऐसी राजनीति लोगों को सामुदायिक जीवन में बांटती है, पारस्परिक सम्मान, सद्भावना व सहयोग को बढ़ाती है, तथा एक दूसरे की प्रशंसा व सम्मान करना सिखाती है।